हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बूस्टर ऑफिशियल। आज हमारे एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें हम यूनिट 8 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इसको देखने वाले हैं। और दूसरा चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही होगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये सीरीज आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेशन में मिल जाएगा। एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज, एनसीईआरटी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं इस सीरीज़ को। इसके अलावा एनसीईआरटी शॉर्ट सीरीज भी हमारे चैनल पर चल रही है जिसमें 1 मिनट में आपको बायोलॉजी के फिगर और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाए जा रहे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो देखिए चैप्टर 7 है हमारा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। क्लास 12 का 7 चैप्टर है एज़ पर लेटेस्ट एनसीईआरटी सिलेबस। इसमें हमें क्या क्या देखना है, कुछ कॉमन डिजीज़ देखने हैं, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है, एड्स, कैंसर और कुछ ड्रग और अल्कोहल के बारे में दिया हुआ है, तो उसको भी आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है व्हाट अर्ली ग्रीक लाइक हिपोक्रेट्स as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. It was thought that person with black bile belong to hot personality would have fevers. ऐसा देखा गया कि जो हॉट रीजन्स में रहते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ऐसा कंसिडर किया गया कि उन्हें बुखार रहता है, फीवर रहता है। दिस आइडिया वाज अराइव्ड एट प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी? विलियम हार्वे ने। उन्होंने क्या किया? यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विथ ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मामीटर डिस्प्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। उन्होंने जो ब्लैक बाइल वाले पर्सन थे, थर्मामीटर से उनका बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया और अदर पर्सन का भी बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया, तो जो सबका बॉडी टेम्परेचर था वो कितना आया? 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इतना ही होता है। तो उन्होंने ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी फीवर वाली, उसको डिस्प्रूव कर दिया। फिर आगे देखिए, इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम आवर इम्यून सिस्टम एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। मतलब जो माइंड है और हमारा जो मेंटल स्टेट है वो हमारे हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। ऑफ कोर्स हेल्थ अफेक्टेड बाय, हेल्थ किस किस चीज़ से अफेक्ट होता है यहाँ पे दिया हुआ है, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन और लाइफस्टाइल। इन तीनों चीज़ों से हमारा हेल्थ अफेक्ट हो सकता है। इसमें क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर में डेफिशिएंसीज विथ विच अ चाइल्ड बॉर्न एंड डेफिशिएंसीज या डिफेक्ट विच द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, बर्थ के टाइम से ही उसे अपने पेरेंट्स से उस चाइल्ड को मिल गया, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आ जाएंगे। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है किसी भी चाइल्ड को, अगर वो बर्थ के बाद किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड हो गया तो उसको डिजीज़ कॉज हो जाएगा। तीसरा है लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड, वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गो टू आवर बॉडी, हैबिट्स दैट वी हैव और लैक इट। लाइफस्टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए? हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा वगैरह करना चाहिए, जिससे हमारा हेल्थ मेंटेन हो। लेकिन अगर हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं है तो हमारा हेल्थ ज़रूर इफेक्ट होगा और हम बीमार पड़ेंगे। यहाँ इस पैराग्राफ में कह रहा है कि हेल्थ का सिंपली मीनिंग ये नहीं है कि किसी पर्सन को डिजीज़ नहीं है या फिर वो फिजिकली फिट है। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। सामाजिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम उसको हेल्थी बोल सकते हैं। व्हेन पीपल आर हेल्थी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क, अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। हेल्थ आल्सो इंक्रीजेज लॉन्गेटिविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी। ठीक है, तो देख सकते हैं आप हेल्थ हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको फिजिकली भी हेल्थी रहना है, मेंटली और सोशल वेलबींग के तौर पर भी हमें हेल्थी रहना है, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ी रहे। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। हमारा डाइट जो है बैलेंस होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, जिससे हमारा हेल्थ गुड रह सके।
Yoga has been practiced since time immemorial to achieve physical and mental health. Awareness about disease and their effect on different bodies functions, vaccinations against infectious disease, proper disposal of waste, control of vectors and maintain of hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health. ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम सही हेल्थ, अपना अच्छा हेल्थ बना सकते हैं. आगे क्या कह रहा है? When we functioning, one or more organs of system of the body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy. ठीक, वी हैव अ डिजीज़. अगर हमारा कोई भी वन और मोर ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और जिससे हमारे ऊपर हमारे बॉडी पर कुछ साइंस सिम्टम्स लक्षण आ रहे हैं, तो उसको हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये पर्सन हेल्थी नहीं है, उसको डिजीज़ है. डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. डिजीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. इन्फेक्शियस जो कि फैलता है एक से दूसरे पर्सन में, और नॉन इन्फेक्शियस मतलब कि ये जिस पर्सन में रहता है उसी में बना रहता है, दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन नहीं हो सकता. डिजीजेज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू other are called infectious disease. Infectious disease are very common in everyone as suffer from these at some time to other. Some of the infectious disease are like AIDS are fatal. ठीक है, एड्स की कोई दवा नहीं है. Among non infectious disease, cancer is the major cause of death. Drug and alcohol abuse also affect our health adversely. ठीक है, अब देखिए कुछ कॉमन डिजीज़ दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं. कॉमन डिजीज़ देखिए, ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथस could cause disease in human. Such disease causing organism are called pathogens. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं ह्यूमन में, उसको हम पैथोजन बोलेंगे. मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम. जैसे कि उसके ऊपर भी रह सकते हैं और बॉडी के अंदर भी ये रह के डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. द पैथोजेंस कैन इंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, मल्टीप्लाई and interfere with normal vital activities resulting in the morphological and functional damage. यहाँ पर देखिए सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज़ दिया हुआ है. बैक्टीरियल डिजीज़, इसमें क्या सबसे पहला डिजीज़ है हमारा टाइफाइड. टाइफाइड के बारे में चलिए हम देख लेते हैं. साल्मोनेला टाइफी बहुत इंपॉर्टेंट है. साल्मोनेला टाइफी इज़ अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉज टाइफाइड. तो हमारा कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है टाइफाइड का? साल्मोनेला टाइफी. Fever in human being. The pathogens generally enter the small intestine through food and water contaminated with their migrate to other organ through blood. अगर हम कोई कंटामिनेटेड यानी कि दूषित भोजन और जल लेते हैं, खाते हैं, तो उसमें अगर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हमें टाइफाइड हो जाएगा. वो कहाँ एंटर करता है? जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर उसके थ्रू ब्लड के थ्रू अदर ऑर्गन में भी पहुंच जाता है. सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस इसमें फीवर आता है. वीकनेस महसूस होती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज होता है, हेडेक सर दर्द एंड लॉस ऑफ एपेटाइट भूख की कमी आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़. इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केस. अगर इसका तुरंत ही इलाज नहीं कराया गया तो उसमें डेथ भी हो सकती है. टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय विडॉल टेस्ट. इसका जो है ब्लड टेस्ट कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडॉल टेस्ट किया जाता है. इसमें क्या किया जाता है देखिए, विडॉल टेस्ट एक क्लासिक केस ऑफ मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मैलन. एक महिला थी निकनेम्ड टाइफाइड मैरी, इनका नाम रखवाया गया टाइफाइड मैरी. वर्थ मेंशनिंग हेयर, सी वाज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वाज टाइफाइड कैरियर who continued to spread typhoid several of years through the food she prepared. मतलब ये जो मैरी मेलन नाम की महिला थी वो पर्सनली वो कुक थी और जो खाना बना के वो दूसरों को खिलाती थी उसको कंटामिनेट कर देती थी, जिससे हज़ारों लोग टाइफाइड से संक्रमित हो गए, उनमें ये डिजीज़ कॉज हुआ. ठीक है, फिर दूसरा बैक्टीरियल डिजीज़ है न्यूमोनिया. देखिए क्या कह रहा है, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ न्यूमोनिया. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है. निमोनिया किस ऑर्गेनिज्म से, किस बैक्टीरिया से कॉज होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी तो नाम से ही मैच हो रहा है तो ये तो हो जाएगा. ये इंपॉर्टेंट है, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी आप याद कर लीजिए, इससे निमोनिया कॉज होता है. ह्यूमन विच इन्फेक्ट द एल्वेलाई एयरफिल्ड सैक जो हमारे लंग्स में होते हैं,
As a result of this infection, the alveoli get filled with fluid, leading to severe problem in respiration. जो हमारे alveoli होते हैं उसमें कुछ fluid fill हो जाता है, जिससे जो है respiration करने में problem होती है, सांस लेने में हमें दिक्कत होती है. The symptoms of pneumonia, symptoms क्या हैं? fever होगा, chills होगा, कपकपी, cough and headache. In severe cases, the lips and fingers, lips, होठ और हमारे जो नाखून होते हैं nails, ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, नीले कलर के हो जाते हैं. ए हेल्थी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स रिलीज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन और इवन शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. मतलब जिस पर्सन को न्यूमोनिया है वो छींकेगा, खांसेगा, तो जो उसके मुंह से छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उससे अदर पर्सन को भी इन्फेक्शन हो सकता है. उस पर्टिकुलर पर्सन के अगर ग्लासेस है, चश्मे हैं, बर्तन हैं और उसकी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि टॉवल वगैरह, उसको अगर हेल्थी पर्सन यूज़ करेगा तो उसको भी ये हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूमोनिया इन्फेक्शियस डिजीज़ है. ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? इसके अलावा डिसेंट्री, प्लेग, डिफ्थीरिया आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीज़ इन मैन. बैक्टीरियल डिजीज़ हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा है, बैक्टीरियल डिजीज़ कुछ, और यहाँ पे भी देखिए 3-4 नेम दिए हुए हैं. डिसेंट्री, प्लेग, डिफ्थीरिया, ये सारे क्या हैं? बैक्टीरियल डिजीज़. इसके बाद देखते हैं वायरल डिजीज़ यहाँ पे दिया हुआ है. जो ये वाला पैराग्राफ है यहाँ पे वायरल डिजीज़ के बारे में दिया है. इसमें देखिए क्या कह रहा है? मेनी वायरस आल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन. राइनो वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट, द कॉमन कोल्ड. तो यहाँ से याद कर लीजिए कॉमन कोल्ड किस वायरस से होता है? तो राइनो वायरस से. दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेज बट नॉट द लंग्स. देखिए कॉमन कोल्ड में जो वायरस होता है वो क्या इन्फेक्ट करता है? नोज़ और रेस्पिरेटरी पासेज को जनरली अफेक्ट करता है, और निमोनिया में हमारे एयर फील्ड सैक्स यानी एल्वेलाई को ये अफेक्ट करता है. यहाँ पे देखिए द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज. ठीक है, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days. Droplets resulting from cough or sneeze of an infected person and either inhaled directly or transmitted through contaminated object. मतलब जो पर्सन होगा उसके जो सामान होंगे उससे अदर पर्सन अगर छूता है, यूज़ करता है, तो उसको भी ये वायरल डिजीज़ हो जाएगा. सच एज पेन्स, बुक्स, कप्स, डोर नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस. ठीक है, एंड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्थी पर्सन. इन सारी चीज़ों को अगर वो इस्तेमाल करता है, कोई हेल्थी पर्सन इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करता है तो उसको भी ये डिजीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है. ठीक है, तो हमने बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ लिए और वायरल डिजीज़ एक पढ़ लिया. अब ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें दिया हुआ है कौन सा डिजीज़? प्रोटोजोअल डिजीज़. प्रोटोजोअल डिजीज़ इसमें दिए हुए हैं. इसमें जो पहला डिजीज़ है वो है मलेरिया का. सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज़ आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. ठीक है, प्रोटोजोआ हमने कहाँ पे पढ़ा था? फाइलम प्रोटिस्टा में एक उसका जो ग्रुप बना था प्रोटोजोआ का, वहाँ पे ये चीज़ दी हुई है. यू माइट हियर अबाउट मलेरिया, बहुत ही कॉमन डिजीज़ है. अ डिजीज़ मैन हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स. प्लाज्मोडियम, इसका जो पैथोजन है वो क्या है? प्लाज्मोडियम इटिनी प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़. डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, इसके बहुत सारे स्पीसीज होते हैं. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया. ऑफ दिस मैलिग्नेंट मलेरिया, सबसे जो खतरनाक मलेरिया होता है कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज़ द मोस्ट सीरियस एंड वन कैन इवन बी फटल. ठीक है, जो इस वाले स्पीसीज से होता है फैल्सीपेरम से जो मलेरिया होता है उसमें जो पर्सन होता है उसकी मृत्यु भी हो सकती है. सबसे ज़्यादा खतरनाक जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है. तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, फटल है और फैल्सीपेरम है. ठीक है, फिर देखिए प्लाज्मोडियम कैसे इंटर करता है. प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट यानी कि इन्फेक्शियस फॉर्म में ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. ठीक है, ये जो है प्रोटोजोआ कहाँ पे होता है? किसी इन्फेक्टेड एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर होता है. ठीक, और जब वो एनाफिलीज मॉस्किटो किसी पर्सन हेल्थी पर्सन को काटती है उसके लार से
वो जो प्रोटोजोआ होते हैं वो हेल्थी पर्सन के ब्लड में चले जाते हैं। द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल, देन अटैक द रेड ब्लड सेल एंड आरबीसी, रिजल्टिंग इन दियर रैप्चर। वो क्या करते हैं, जब प्रोटोजोआ किसी हेल्थी पर्सन के ब्लड में जाते हैं तो सबसे पहले वो लीवर सेल्स में जाते हैं, जहाँ पे वो रिप्रोडक्शन करके अपनी जो है संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद वो जब बहुत ज़्यादा नंबर में हो जाते हैं तो रेड ब्लड सेल पे अटैक करके उसे ख़त्म करते हैं। द रैप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विथ रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन। जब आरबीसी फटती है, जब उसको मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसमें से एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसको बोलते हैं हीमोजोइन, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 और 4 डेज। तो ये जो हीमोजोइन होता है उसी की वजह से जिस पर्सन को मलेरिया होता है उसमें कपकपाहट आती है, उसको ठंडी लगती है। ठीक, when a female anopheles mosquito bites an infected person, these parasite enter the mosquito body and undergo further development। अब क्या हुआ, जैसे कि पर्सन को मलेरिया हो गया, फिर उसको अगर कोई हेल्थी एनाफ्लीज मॉस्किटो जिसको मलेरिया नहीं भी है उसने आके उस पर्सन को काट लिया, तो पर्सन के अंदर से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ मलेरिया का है प्लाज्मोडियम, वो क्या होगा उस फीमेल मॉस्किटो के अंदर चला जाएगा। फिर जब वो मॉस्किटो किसी अदर पर्सन को काटेगी तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। इस तरह से इसकी साइकिल चलती रहती है। द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई विद इन देम फ्रॉम स्पोरोजॉइट्स दैट आर स्टोर्ड इन दियर सिलावरी ग्लैंड। जो स्पोरोजॉइट फॉर्म होता है वो कहाँ पे स्टोर किए रहते हैं एनाफ्लीज मॉस्किटो, अपने सिलावरी ग्लैंड में। व्हेन दीज मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन, द स्पोरोजॉइट्स इंट्रोड्यूस इनटू हिज और हर बॉडी देयर बाई इनिशिएटिंग द इवेंट मेंशन्ड अबव। उसके बाद से साइकिल ऐसे ऐसे चलती रहती है। ठीक, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स टू होस्ट ह्यूमन एंड मॉस्किटो। मलेरियल पैरासाइट को अपनी जो है लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, ह्यूमन जहाँ पे स्पोरोजॉइट फॉर्म होता है, और मॉस्किटो टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो इज़ अ वेक्टर, जो कि इस ट्रांसमिटिंग एजेंट होता है जो कि इस प्रोटोजोआ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाता है। ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मलेरिया का पैथोजन कौन है। ठीक, मलेरिया का पैथोजन कौन है, इसका वेक्टर कौन है, और होस्ट कौन है, होस्ट। ठीक है, तो पैथोजन हमें पता है प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या कोई भी जो भी स्पीसीज होगी इसकी। वेक्टर इसमें हो जाएगी फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, और होस्ट हमारा हो जाएगा ह्यूमन। और इसके अलावा फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो वेक्टर भी है और होस्ट भी है, तो ये दोनों चीज़ हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज में एक फिगर दिया हुआ है यहाँ से। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर पर्सन स्पोरोजॉइट आर इंजेक्टेड विथ बाइट। यहाँ पे इस मच्छर ने जो है किसी हेल्थी पर्सन को काटा, जिससे इसके अंदर जो है प्रोटोजोआ के छोटे छोटे जो पैथोजन्स हैं वो इसके ब्लड में चले गए। फिर यहाँ से ब्लड में से ये लीवर में चले गए, स्पोरोजॉइट जो है रीच लीवर थ्रू ब्लड, ब्लड में चले गए। उसके बाद ये क्या करेंगे, लीवर में क्या करेंगे, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर सेल में होता है, और उसके बाद बर्स्टिंग द सेल, फाड़ देते हैं, एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, और उसके बाद ब्लड में ये चले जाते हैं। ब्लड में जाने के बाद पैरासाइट से रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ह्यूमन जो ब्लड होगा उसमें भी ये रिप्रोडक्शन करेंगे एसेक्सुअली, bursting the red blood cells and causing cycle of fever, other symptoms released parasite infect new red blood cells। जो यहाँ से पैथोजन निकलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो दूसरे आरबीसीज को जाके इन्फेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट्स डेवलप्ड इन रेड ब्लड सेल्स। मतलब जो इसका सेक्सुअल स्टेज डेवलप होता है वो ह्यूमन के आरबीसी में डेवलप किया जाता है। फिर अगर इस पर्सन को किसी फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जिसमें डिजीज़ नहीं भी है, वो पैरासाइट नहीं है, वो जब इसको काटेगी तो जो गैमेटोसाइट्स हैं वो फिर से इस फीमेल के अंदर चली जाएगी, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के अंदर चली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट। मॉस्किटो के गट में फर्टिलाइजेशन होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, और फिर क्या करेगी, मेजर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइट एस्केप फ्रॉम गट, उसके गट से निकल जाएंगे,
माइग्रेट टू द मॉस्किटो सैलावरी ग्लैंड, गट से निकल के वो सैलावरी ग्लैंड में जो स्पोरोजोइट है वो जाके स्टोर हो जाएंगे। फिर ये साइकिल कुछ इस तरीके से चलता चला जाएगा। नेक्स्ट जो डिजीज़ दिया हुआ है वो भी एक प्रोटोजोल डिजीज़ है। दूसरा, पहला हमारा था प्रोटोजोल डिजीज़ क्या था, मलेरिया था। दूसरा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो कि एक प्रोटोजोअल पैरासाइट है। ये कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, अमीबियासिस यानी कि अमीबिक डिसेंट्री। ये किस ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। सिम्टम्स इसके हो जाएंगे कॉन्स्टिपेशन, कप्स, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स आएंगे, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। हाउस फ्लाई एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व एज ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फेसेस टू इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट। ये कैसे फैलता है, जैसे कि कोई हाउस फ्लाई है, वो कहीं गंदी गंदी जगहों पे बैठ के आए, उसके पैर में, उसकी बॉडी पे प्रोटोजोअल पैरासाइट चिपक गए। फिर आगे कोई हेल्थी पर्सन है, खाना खा रहा है, कहीं बाहर खा रहा है, घर में खा रहा है, वो मक्खी आके उस फूड पर या उस वाटर पे बैठ गई, ठीक है, और उसने अपने पैरासाइट्स को जो उसकी बॉडी पे चिपके हुए थे उस पर्टिकुलर जो उसका खाना था, उसका पानी था, उस पर आके उसने अपने पैरासाइट्स को छोड़ दिया, ठीक है। तो कैरियर हो गई, प्रोटोजोआ को लाके उसके खाने पे छोड़ रही है, और फिर वही जो फूड है वो किसी हेल्थी पर्सन ने खा लिया, तो उसके अंदर वो जो पैरासाइट होगा एंटामीबा हिस्टोलिटिका का, वो चला जाएगा और उसके लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, देयर बाई कंटामिनेटिंग देम, ठीक है। कंटामिनेट हो गया उसका फूड, जिसकी वजह से उसमें डिजीज़ हो गया। फिर है ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्सेज ऑफ द इन्फेक्शन। तो इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ लिया, वायरल डिजीज़ पढ़ लिया और प्रोटोजोअल डिजीज़ पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है हेलमिंथस डिजीज़। तो इसमें पहला है एस्कैरिस ऑर्गेनिज्म, द कॉमन राउंड वॉर्म, उचरेरिया, द फाइलेरियल वॉर्म। मतलब एस्कैरिस किस किस से होता है, एस्कैरिस एस्करमिंथस का मेंबर है, राउंड वॉर्म जिसको कॉमनली बोलते हैं, और उचरेरिया जो कि एक फाइलेरियल वॉर्म है, आर द सम ऑफ द हेलमिंथ विच आर नोन टू बी एज पैथोजेनिक टू मैन। एस्कैरिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉज एस्कैरियासिस, ठीक है। एस्कैरिस से क्या होता है, एस्कैरियासिस डिजीज़ होता है। सिम्टम क्या होते हैं इस डिजीज़ के, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, एनीमिया हो जाएगी, खून की कमी, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पासेज, ठीक। द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन which contaminates soil, water and plant. A healthy person acquires this infection through contaminated water, vegetable, fruit, etc. Infected person है, उसका जो स्टूल होगा, जो उसके अपशिष्ट पदार्थ होंगे, उसमें भी वो जो है हेलमिंथ होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। उस पर आके भी मक्खी बैठी है, किसी भी तरीके से वो किसी हेल्थी पर्सन के खाने पानी या फल सब्जियों में चला गया, वो पर्सन उसको खाएगा तो उसको भी वो डिजीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से साइकिल भी इसी तरीके से चलती रहती है। तो इससे हमें ये देखना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम फल सब्जियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें जो खाते हैं वो चीज़ें एकदम साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ तो दिया हुआ है वो है फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। ये किससे होता है, उचरेरिया, जिसमें पूरा नेम दिया हुआ है उचरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड उचरेरिया मलेरी। द फाइलेरियल वर्म कॉज द स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बाय ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक रह जाते हैं। यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स of the lower limbs, and the disease is called elephantiasis and filariasis. The genital organs are also affected, resulting in gross deformities. The pathogens are transmitted to a healthy person through the bite of the female mosquito vector. मॉस्किटो के अंदर ये बैक्टीरिया, ये जो है पैथोजन रहेगा, जब ये किसी पर्सन को काटेगा तो उसके जो लोअर लिम्स में लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, सारे लोअर लिम्स है, इसमें जो लिम्फेटिक वेसल्स होंगी उसमें इन्फ्लामेशन होने लगेगा, सूजन होने लगेगी, और फिर कुछ उसके नीचे वाले इन्फ्लामेटेड पार्ट में कुछ इस तरीके की सूजन दिखाई देगी, जैसे कि दिख रहा है हाथी पाँव के जैसा, जैसे हाथी का पैर हो गया है, इतना ज़्यादा इसमें सूजन हो गया है। जेनाइटल ऑर्गन भी इसमें अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एलिफेंटियासिस, जो कि किस ऑर्गेनिज्म से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और उचरेरिया मलेरिस की 2 स्पीसीज हैं। फिर ये यहाँ पे दिया हुआ है फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ है हमारा, रिंगवर्म के बारे में इसमें दिया हुआ है इस पैराग्राफ में। इसमें क्या कह रहा है, मेनी फंजाई बिलोंग्स टू जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन।
of responsible for ringworm, which is one of the most common infectious disease in men. Appearance of dry scaly lesions on various parts of the body such as skin, nails and scalp. ठीक है, ये रिंगवर्म किससे होता है? मेनली हमें ये याद रखना है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। ठीक, इसमें देखिए क्या कह रहा है, दीज लेसन्स आर एकम्पनाइड बाय इंटेंस इचिंग, उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होगी। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प द फंजाई टू ग्रो, जो जहाँ पे थोड़ी गर्म जगह होती है, मॉइस्चर नमी होती है, वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं ग्रो करना। विच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्स सच एज दोज इन द ग्रोइन ऑफ द बिटवीन द टोज, उंगलियों के बीच में। रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लॉथ्स और इवन द कॉम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका टॉवल, क्लॉथ और कॉम्ब अगर कोई अदर पर्सन यूज़ कर रहा है तो उसमें भी फंगल डिजीज़ हो जाएगा, रिंगवर्म डिजीज़ उसमें भी कॉज हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ कॉमन डिजीजेस थे, फंगल डिजीज़, वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ और प्लेटीहेलमिंथस डिजीज़ जैसे कि हो गया राउंड वर्म, फाइलेरियल वर्म। इसके अलावा प्रोटोजोअल डिजीज़, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब देखिए इसको हम पर्सनल हाइजीन अपना कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कैसे इन सब चीज़ों से, इन सब डिजीज़ से बच सकते हैं। मेंटेन्स द पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द मेनी इन्फेक्शियस डिजीज़। मतलब हमें पर्सनली भी खुद को साफ़ सफाई पे ध्यान रखनी है और पब्लिकली भी हमारे आसपास का जो जगह है, समाज है, वो भी पूरी तरीके से साफ़ सुथरा होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, मीजर फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन। इसमें कह रहा है हमें अपनी बॉडी क्लीन रखनी चाहिए। कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट, सबको साफ़ सुथरी चीज़ों को खाना चाहिए। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कूड़े कचरे को अच्छे तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। एक्सक्रीटा, जो हमारे स्टूल वगैरह होते हैं, पीरियोडिक क्लीनिंग होनी चाहिए। डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर रिजर्वायर्स, जो कहीं पानी इकट्ठा है तो उसकी भी साफ़ सफाई पे ध्यान रखना चाहिए। पूल्स, सिस पोल्स एंड टैंक्स एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग। देखिए इस पूरे पैराग्राफ में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से साफ़ सफाई करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दी हुई है, सबको पता होती है। फिर भी मैं एक बार इसको रीडिंग लगा देती हूँ। फॉर डिजीज मलेरिया एंड फाइलेरियासिस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर, इंपॉर्टेंट मेजर इट इज़ कंट्रोल एंड एलिमिनेट द वेक्टर देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। मतलब वेक्टर को अगर हम किसी तरीके से ख़त्म कर दें तो ये सारी डिजीज़ नहीं हो पाएंगी। जैसे दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, कहीं भी पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए। हाउस होल्ड कूलर्स की, जो हमारे घर में कूलर होते हैं उसमें पानी इकट्ठा ना हो, उसको हम साफ़ करें। मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का यूज़ करें। इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक गम्बूशे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गम्बूशियन पॉन्ड, अगर कहीं पे कोई रुका हुआ पानी है, पॉन्ड है, तालाब है, उसमें हमें गम्बूशिया फिश को डालना चाहिए, जो कि क्या करता है, मॉस्किटो की लार्वा को वो क्या कर लेता है, खा लेता है, जिससे फिर वहाँ पे और ज़्यादा मॉस्किटो का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। स्प्रेइंग द इंसेक्टिसाइड इन डिचेस, जो गड्ढे होते हैं उसमें हमें इंसेक्टिसाइड डालना चाहिए। ड्रेनेज एरियाज एंड स्वैम्प्स, इन सभी जगह पे क्या करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड डालना चाहिए, जिससे जो मलेरिया की जो लार्वा है या मॉस्किटो हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट एक दी हुई है, बस ये पे याद कर लीजिए। एडीज मॉस्किटो डिजीज़ लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया इन मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया। डेंगू और चिकनगुनिया जो है ये दोनों ही वायरल डिजीज़ है, यहाँ पे दी हुई है। और ये किस वेक्टर से फैलती है, एडीज मॉस्किटो से। मलेरिया फैलती है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से, और डेंगू और चिकनगुनिया एडीज मॉस्किटो से फैलती है। द यूज़ ऑफ वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम have enabled us to completely eradicate a deadly disease like small pox। मतलब वैक्सीनेशन से हमने completely क्योर कर लिया है स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक को। A large number of infectious disease like polio, diphtheria, pneumonia and tetanus have been controlled as large extent by the use of the वैक्सीन्स। पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनेस, ये सारे जो डिजीज़ेस हैं हमने वैक्सीन के द्वारा इसको कंट्रोल कर लिया है। बायोटेक्नोलॉजी में इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ क्या कह रहा है, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स हैज़ आल्सो इनेबल अस टू इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, अब इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। चलिए देख लेते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी होती है कि हमारे जो एबिलिटी होती है बॉडी की किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म से लड़ने की, उसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो द ओवरऑल एबिलिटी टू द होस्ट फाइट द इन्फेक्शियस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। मतलब जो होस्ट होता है उसकी जो ओवरऑल एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए, वो ही उसकी इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, इनीट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो चलिए देखते हैं इनीट इम्यूनिटी क्या होती है।
इनेट इम्यूनिटी इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, नॉन स्पेसिफिक होता है, दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ के टाइम से ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। चलिए देखते हैं 4 तरीके के बैरियर्स हमारे बॉडी में हैं इनेट इम्यूनिटी के रूप में। यहाँ पे देखिए पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है? स्किन होता है। स्किन इन आवर बॉडी इज़ द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और क्या होता है फिजिकल में? म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग आवर बॉडी। तो फिजिकल में स्किन हो गया और म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम लाइनिंग हो गई। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल बैरियर में हो जाएगा एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आई। ये सब क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को। तीसरा है सेलुलर बैरियर। इसमें क्या है? सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट जैसे कि WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट यानी कि PMNL न्यूट्रोफिल्स। और इसके अलावा क्या है? मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर्स जो कि क्या है? लिम्फोसाइट के टाइप हैं इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेज इन द टिश्यू कैन फैगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। ये सारी जो हमारी सेल्स होती हैं ल्यूकोसाइट मैक्रोफेजेस, ये सारी क्या करती हैं? उन माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं जब वो बॉडी में एंटर करते हैं। चौथा है साइटोकाइन बैरियर। इसमें क्या है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, जो सेल्स वायरस से इन्फेक्ट होती हैं वो कुछ प्रोटीन सेक्रेट करती हैं जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं? जो नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं, जो भी इन्फेक्ट नहीं हुई हैं वायरस से, उसको क्या करती है? फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक है, आगे देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारा पैथोजन स्पेसिफिक होता है, मेमोरी बेस्ड होता है और ये कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। ठीक है, दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होता है, लो इंटेंसिटी का होता है। ठीक है, जैसे कोई हमें इन्फेक्शन हुआ किसी भी वायरस से, बैक्टीरिया से, तो हमारी बॉडी, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे करता है। दोबारा से अगर वही पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा उसको याद रहेगा कि हाँ ये पैथोजन हमारे बॉडी में पहले से एंटर हो चुका था, इसको हमने ऐसे मारा था इस तरीके से। तो दोबारा वाला जो इनकाउंटर करेगा उस पैथोजन का वो हाई इंटेंसिटी का होगा। देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन आवर ब्लड, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। 2 लिम्फोसाइट हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स करने के लिए, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करता है? बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन सिक्रीट करता है पैथोजेंस इनटू ब्लड टू फाइट विथ देम। आर्मी ऑफ प्रोटीन क्या करती है? पैथोजन से लड़ती है, जिसको इस आर्मी ऑफ प्रोटीन को कहते हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट आर्मी ऑफ प्रोटीन को का सिक्रीट करती है जो पैथोजन से लड़ती है। इसके अलावा जो टी लिम्फोसाइट होता है, टी सेल्स themselves do not secrete antibody but help B cells to produce them। ये कोई भी एंटीबॉडी सिक्रेट नहीं करती है पर बी सेल की हेल्प करती है उसको प्रोड्यूस करने में। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन्स, 2 स्मॉल लाइट चेन्स एंड 2 लॉन्गर हैवी चेन्स, हेंस एंटीबॉडी रिप्रेजेंटेड एज H2 एंड L2। 2 हैवी चेन हो गई और 2 लाइट चेन हो गई। हमारे बॉडी में बहुत सारी की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जैसे कि IgA, IgM, IgE और IgG। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है एंटीबॉडी का। यहाँ पे 2 हैवी चेन्स दिख रही हैं। यहाँ पे देखिए ये हैवी चेन्स है और ये भी हैवी चेन है और बाकी ये जो बाहर बाहर हैं वो दोनों लाइट चेन्स हैं। तो इससे H2 L2 रिप्रेजेंटेशन इसका बन रहा है। एंटीजन आएगा, इस पे एंटीजन को बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक है, बीच में इसके सब सल्फर बॉन्ड से ये आपस में दोनों जुड़े होते हैं। यहाँ पे देखिए आगे क्या कह रहा है। These antibodies are found in the blood. The response is called humoral immune response। ठीक है, humoral immune response कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड में ये एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। This is one of the 2 types of the acquired immune response, antibody mediated। The second type of called cell mediated immune response और cell mediated immunity यानी कि CMI। और T lymphocyte क्या mediate करता है? T lymphocyte mediate करता है CMI को यानी कि cell mediated immunity को। जो हमारा आई, ईयर, लिवर ये सारा ट्रांसप्लांटेशन होता है उसके ग्राफ्ट रिजेक्शन में CMI का ही रोल होता है जो कि टी लिम्फोसाइट से मीडिएट होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या चाहिए? टिश्यू मैचिंग होनी चाहिए, ब्लड ग्रुप मैचिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी इसेंशियल चीज़ें हैं जिसे ट्रांसप्लांट इसके बाद ही किया जा सकता है। और हमारे बॉडी के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। इसके अलावा एक्वायर्ड इम्यूनिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स
और अदर प्रोटीन्स, है ना। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब किसी पर्सन को के अंदर डेड माइक्रोब या लिविंग है या फिर अदर कोई प्रोटीन है, उसको उस पर्सन के अंदर डालकर उसकी बॉडी में ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, तो इस इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, स्लो होती है और बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है अपना इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने के लिए। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस टू द बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। अगर हमारी बॉडी में कोई नेचुरल इन्फेक्शन भी हुआ है तो कौन सा रिस्पॉन्स आता है, एक्टिव इम्यूनिटी उसमें होती है। इसके अलावा पैसिव क्या होता है, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, दिस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। अगर हम जानबूझकर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी वायरस को हम अपने बॉडी में डाल के फिर उससे एंटीबॉडी सिक्रेट करवा रहे हैं, तो इस इम्यूनिटी को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, द एल्वेविस फ्लूइड कोलोस्ट्रम सिक्रेटेड बाई मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशन। प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी का बर्थ हो जाता है, जन्म हो जाता है, तो जो 2-3 दिन तक मदर का मिल्क होता है उसमें कोलेस्ट्रम नाम का फ्लूइड सिक्रेट किया जाता है, जिसमें IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है इन्फेंट को अदर इन्फेक्शन से। ठीक, द फीटस आल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज़ फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लासेंटा। इसके अलावा प्लासेंटा से जब वो बेबी माँ के पेट में होता है तो प्लासेंटा से वो भी कुछ एंटीबॉडीज़ लेता है। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कोलेस्ट्रम का और प्लासेंटा के द्वारा जो कुछ एंटीबॉडीज़ जा रही हैं, वो सारी पैसिव इम्यूनिटी में आ जाएंगी। अब देखते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन बेस्ड होता है प्रॉपर्टी ऑफ द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक, इसमें क्या हो जाता है, प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन और पैथोजन और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू आवर बॉडी। वैक्सीनेशन में क्या होता है, इनएक्टिवेटेड या वीक पैथोजन्स होते हैं, उसको वैक्सीन के थ्रू हमारे बॉडी में डाल दिया जाता है, तो उससे कुछ एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, प्रोड्यूस होती है उस एंटीजन के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। ठीक है, एक्चुअल इन्फेक्शन करा के हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्या प्रोड्यूस करवा ली गई। दिस वैक्सीन गेट जनरेट मेमोरी B and T cells दैट रिकग्नाइज पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड वेयरवेल्म द इन्वेडर्स विद द मैसिव प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़। अब जो हमारी B और T सेल्स हैं, वैक्सीनेशन के बाद जो ये वीकेंड पैथोजन आए, उनको उन्होंने किसी तरीके से ख़त्म कर दिया। ठीक है, वैक्सीनेशन हो गया। अब दोबारा से अगर कोई वही ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी पर अटैक करेगा तो B और T सेल्स उसको हाई इंटेंसिटी से किल कर देंगी। ठीक है, तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में यही चीज़ होती है। इसके अलावा क्या कह रहा है, इफ़ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ सम डेडली माइक्रोब्स टू क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज अ टिटेनस, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म एंटीबॉडी। जैसे कि तुरंत ही हमें इम्यून रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ गई, जैसे कि टिटनस हो गया या किसी सांप ने काट लिया, कोई जहरीले कीड़े ने काट लिया, तो उसमें हमें तुरंत ही एंटीबॉडीज़ बनानी होगी। तो इसके लिए पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज़ हम उस पर्टिकुलर पेशेंट को देते हैं, जिसको एंटीटॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट, सांप काटने के केस में इंजेक्शन विच गिव टू द पेशेंट कंटेन परफॉर्म एंटीबॉडीज़ दी जाती है अगेंस्ट द स्नेक वेनम, सांप के जहर के अगेंस्ट। द टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं टिटनेस और स्नेक बाइट के केस में, उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। यहाँ पे देखिए, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड किस पैथोजन से बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये बनाया जाता है बैक्टीरिया और ईस्ट से। इसके अलावा जो है हेपेटाइटिस B जो वैक्सीन बनाई गई थी, वो किससे बनाई गई थी, ईस्ट से बनाई गई थी। ये दोनों चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अगला टॉपिक हमारा एलर्जी से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, व्हेन यू हैव गॉन टू न्यू प्लेस एंड सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग वीजिंग फॉर नो एक्सप्लेन्ड रीज़न। मतलब बिना किसी रीज़न के हमें हमारे नाक बहने लगती है, नाक से पानी आने लगता है, छींक आने लगती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं वो एलर्जी की है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, द एक्साइटेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन्स प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। हमारा जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है बाहर के एंटीजन्स जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं एलर्जी। द सब्सटेंसेस टू विच सच इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस आर कॉल्ड एलर्जेंस। ये जो सारे इन्वायरमेंट में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हमारे ऊपर ये सारे सिम्टम्स आते हैं, उसको एलर्जेंस बोलते हैं, जिससे एलर्जी कॉज होती है। ठीक है, इसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, इसमें IgE टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। ठीक, कॉमन एग्जांपल ऑफ एलर्जेंस, कौन कौन से एलर्जेंस हो सकते हैं,
माइट्स ऑफ डस्ट, पॉलेंस, एनिमल डेंगर। इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स देखिए, स्नीजिंग होगी, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन का केमिकल रिलीज होती हैं एलर्जी में। द यूज़ ऑफ ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामिन, इस केस में हम क्या करते हैं, कुछ ड्रग यूज़ करते हैं, जैसे इसमें होता है एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉयड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी। ये दोनों जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो एलर्जी के सिम्टम को रिड्यूस कर लेती हैं और हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है। फिर देखिए ऑटो इम्यूनिटी दी हुई है, ये क्या होती है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट्स based on the ability to differentiate foreign organisms pathogen from self cells। ठीक है, इसमें क्या होती है, sometimes due to genetic and other unknown response the reason the body attacks self cells। कभी कभी कुछ जेनेटिक और अननोन रीजन से क्या होती है, जो हमारी बॉडी होती है वो सेल्फ सेल को अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से डैमेज होता है हमारे बॉडी का ही। द रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक, रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच अफेक्ट मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी एज एन ऑटो इम्यून डिजीज। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, हमारे बॉडी में कौन कौन सी इम्यून सिस्टम होती है, इसमें हो जाएंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स आ जाएंगे, टिश्यू आ जाएगा, सेल आ जाएगा और कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। द इम्यून सिस्टम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इन सब में ये बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है हमारा इम्यून सिस्टम। इसमें कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स दिए हुए हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं इसमें, दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ऑरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर। यहाँ पे क्या होती है, ओरिजिन होती है और मैच्योर होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स। द लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं, बोन मैरो और थाइमस। ठीक है, ये पे इमैच्योर लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट होते हैं और फिर एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। मैच्योर होने के बाद ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जाते हैं, जैसे कि स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। ये हमारे सब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है वो प्रोवाइड करता है क्या, साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन। एंटीजन और लिम्फोसाइट का यहीं पे इंटरेक्शन होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, और यहीं पे ये इफेक्टर सेल बनती हैं। द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फॉइड ऑर्गन यहाँ पे दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखिए लिम्फ नोड है, थाइमस है और लिम्फेटिक वेसल्स है। बोन मैरो हमारा मेन लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, वेयर ऑल द ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस। यहीं पे हमारी ब्लड सेल और लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होती हैं। थाइमस लोब्ड ऑर्गन होता है, जो कि कहाँ पे लोकेट होता है, हार्ट के पास और कहाँ पे, ब्रेस्ट बोन के नीचे, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ द बर्थ but reducing in size with age by the time of puberty and then in the reduced to a very small size। मतलब जो ये थाइमस होता है हमारे जन्म के समय पर ये बहुत बड़ा होता है, बस जैसे जैसे हम बड़े होते हैं थाइमस का साइज छोटा होता चला जाता है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक, द स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। It mainly contains lymphocyte and phagocytes, act as filter of the body by trapping blood-body microorganism। ठीक, स्प्लीन क्या होता है और क्या करता है, लार्ज रिजर्वायर ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स। इसके अलावा लिम्फ नोड स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि कहाँ पे लोकेट करते हैं, लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स along the lymphatic system। lymph nodes serve as a trap microorganism to the other antigen which happen to get into the lymph and tissue fluid। Antigen trapped in the lymph nodes are responsible for activation of the lymphocyte present there and cause the immune response। फिर आगे क्या कह रहा है, there is a lymphoid tissue also located within the lining of the major tract। कुछ lymphoid tissue वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट पे भी प्रेजेंट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, और इट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन आवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिए। यहाँ पे जो हमारा माल्ट होता है वो 50% होता है लिम्फॉइड टिश्यू का हमारे ह्यूमन बॉडी में। अब हमें पढ़ना है एड्स और कैंसर को थोड़ा डिटेल में, तो चलिए देखते हैं एड्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एड्स को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी हो जाती है हमारे इम्यून सिस्टम में।
लाइफ टाइम के लिए इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज। सिम्टम का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एड्स सबसे पहले देखा गया, रिपोर्ट किया गया 1981 में, 25 ईयर्स और सो इट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन। एड्स से अभी तक 25 मिलियन पर्सन की डेथ हो चुकी है और सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया गया 1981 में। ये क्या करता है? एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। वायरस का नेम यही है, HIV जिसको बोलते हैं। इन मेंबर्स ऑफ ग्रुप वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। जो ये वायरस का ग्रुप होता है उसको रेट्रोवायरस बोलते हैं। विच हैव एन इन्वेलप क्लोजिंग द RNA जीनोम। जैसा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि वायरस के पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है और उसके बीच में जो है क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल RNA प्रेजेंट होता है। ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV जनरली अकर बाई, कैसे ट्रांसमिट होता है ये? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से विथ इन्फेक्टेड पर्सन और ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। और तीसरा है बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा। 4 तरीके से फैल सकता है। अगर कोई सेक्सुअल कांटेक्ट में आ रहा है जिस पर्सन को वो नहीं जानता है उससे फैल सकता है, और कंटामिनेटेड अगर ब्लड है तो जो दूसरा पर्सन आएगा जिसको वो HIV नहीं है तो उसको भी उससे हो जाएगा। और तीसरा है जब ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं वो सुई से ड्रग शेयरिंग करके उस ड्रग्स को लेते हैं तो उससे भी अगर किसी एक पर्सन को उसमें से है तो बाकी के पर्सन्स को भी HIV हो जाएगा। चौथा है इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड में हो सकता है क्योंकि प्लासेंटा से वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ पे देखिए ये वायरल प्रोटीन कोट है वायरस की, इसके अंदर का ये RNA है। जब भी किसी एनिमल सेल को इन्फेक्ट करेगा तो ये अपना RNA इसमें क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। RNA से क्या बनाएगा? DNA बनाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। उसके बाद क्या करेगा ये वायरल DNA इनकॉर्पोरेट विथ होस्ट जीनोम के पास जाएगा और वहाँ की मशीनरी यूज़ करके खुद के नए नए वायरसेस प्रोड्यूस करने लगेगा और फिर उस सेल को बस्ट करके नष्ट करके वो सारे जो छोटे छोटे वायरस बने हुए हैं वो बॉडी से बाहर आ जाएंगे और फिर अदर सेल्स को भी इन्फेक्ट करने लगेंगी। It is important to note that HIV not spread by touch or physical contact. It spreads only through body fluid. Body fluid से इसे फैलता है। आगे क्या कह रहा है? फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेल बीइंग होनी चाहिए। HIV और एड्स इन्फेक्टेड पर्सन आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी। देर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द एड्स सिम्टम्स। द पीरियड में वेरी फ्यू मंथ्स एंड मेनी ईयर्स। कोई पर्सन इन्फेक्ट हुआ तो पूरे के पूरे जो इसके सिम्टम्स आने हैं वो या तो कुछ महीने लग जाएंगे या कई साल भी लग सकते हैं। 5 से 10 साल वो सारे सिम्टम्स आने में लग सकते हैं। द वायरस इंटर्स इंटू मैक्रोफेज में इंटर करेगा। RNA जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट फ्रॉम वायरल DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जैसा कि वहाँ फिगर में मैंने बताया। यहाँ पे आगे क्या कह रहा है? DNA गेट्स इनकॉर्पोरेटेड विथ होस्ट सेल DNA एंड डायरेक्ट्स द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस करने लगेगा उसकी मशीनरी को यूज़ करके। द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस इन दिस वे एक्ट एज HIV फैक्ट्री। तो जो मैक्रोफेज है वो HIV फैक्ट्री कहलाते हैं इसीलिए क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली वायरस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। HIV इंटर्स इनटू हेल्पर T सेल्स रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। T सेल्स में भी वो एंटर करके अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करने लगती हैं। तो जब द प्रोजेनी वायरस रिलीज्ड इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर T सेल्स। तो इस तरीके से जो हमारी मेन टीम है, जो हमारा मेन आर्मी है लड़ने के लिए एंटीजन से, तो उन्हीं को ये नष्ट कर रही हैं। यहाँ पे देखिए दिस इज रिपीटेड लीडिंग द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर T सेल्स इन द बॉडी एंड द इन्फेक्टेड पर्सन। ड्यूरिंग द पीरियड द पर्सन सफ़र फ्रॉम बाउट ऑफ फीवर, डायरिया, वेट लॉस, ये सारे सिम्टम्स उसमें आएंगे। और डिक्रीज ऑफ द हेल्पर T lymphocyte द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच एज दिस ड्यू टू बैक्टीरिया स्पेशली माइक्रोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई, इवन पैरासाइट लाइक टैक्सोप्लाज्मा। जब वो HIV से ग्रसित होगा तब उस टाइम जो है चांस इन्फेक्शन करने का कुछ बैक्टीरिया को, जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम और फंजाई, उनको भी चांस इन्फेक्शन करने के लिए एक टाइम मिल जाएगा जिससे वो पर्सन जो होगा इन सारे माइक्रोबैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म से भी संक्रमित हो सकता है। द पेशेंट बिकम्स इम्यून डेफिशिएंट, उसकी इम्यूनिटी डेफिशिएंट हो जाएगी। दैट सी इज़ अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट द इन्फेक्शन। A widely used diagnostic test for AIDS is enzyme linked immune sorbent assay यानी कि जिसको बोलते हैं ELISA। ट्रीटमेंट ऑफ AIDS with antiretroviral drugs is only partially effective। बहुत ही कम
टाइम के लिए इफेक्टिव होती है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। ये कुछ टाइम तक पेशेंट की लाइफ तो बढ़ा सकते हैं, जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग होती हैं, पर उसकी जान बचा नहीं सकती हैं, डेथ को नहीं प्रिवेंट कर सकती हैं। कि प्रिवेंशन क्या इसमें दिए हुए हैं, यहाँ पे एड्स का कोई भी क्योर नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है, पर प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसमें क्या करना चाहिए हमें, इन आवर कंट्री नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसको नाको बोलते हैं, अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NGO आर डूइंग अ लॉट ऑफ एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। एड्स के लिए, एड्स के बारे में जितने भी पीपल हैं सबको एजुकेट कर रही हैं ताकि सब सावधानी बरतें, क्योंकि इसका कोई इलाज तो है नहीं। इसके अलावा मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV। कोई भी जो ब्लड बैंक होता है उसमें जब पर्सन अपना ब्लड डोनेट करता है तो उसके ब्लड की पहले जांच होती है कि कहीं वो HIV से इन्फेक्टेड तो नहीं है, उसके बाद उस ब्लड को ब्लड बैंक में सेव किया जाता है। HIV सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन एंड आर सम ऑफ स्टेप टेकन अप। ठीक, इन्फेक्शन विथ HIV और हैविंग इट्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। छुपाने वाली इसमें कोई बात नहीं है। स्प्रेड टू मेनी मोर पीपल। HIV इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपथी इंस्टेड ऑफ बीइंग सटन बाय सोसाइटी। एड्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है कैंसर के बारे में। ये भी मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग है। सबसे ज़्यादा अभी इस समय मृत्यु हो रही है, अगर किसी की डेथ हो रही है तो उसका एक मेजर कॉज कैंसर भी होता है। यहाँ पे देखिए, मोर देन मिलियंस इंडियंस सफ़र फ्रॉम कैंसर, अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली। हर साल इससे कई लाखों नंबर में पेशेंट्स की मौत हो रही है। इसमें क्या होता है, इन आर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। बट जो कैंसर सेल होती हैं वो ब्रेक डाउन कर देती हैं इन रेगुलेटरी मशीन्स का, इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जो वर्क होता है उसको ब्रेक डाउन कर देती हैं। नॉर्मल सेल्स सो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो यहाँ पे पूछ सकता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन किस में होता है, तो नॉर्मल सेल्स में होता है। बाई वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल इनहिबिट दियर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। कैंसर सेल अपीयर टू हैव अ लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। मतलब जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है उसमें कंट्रोल ग्रोथ होता है, पर जो कैंसर सेल्स होती हैं वो इस एबिलिटी को खो देती हैं। ठीक है, और लगातार वो ग्रो करती चली जाती है। कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइडिंग राइज टू मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स। ठीक है, मास, एक सेल का एक पूरा मास बन जाता है जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर दो तरीके का होता है, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू द ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कॉज लिटल डैमेज। तो जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो क्या करता है, जहाँ पे वो ओरिजिनेट होता है वहीं पे रहता है, वहाँ से दूसरी जगह पे वो लोकोमोट नहीं कर पाता है, और इसलिए ये लिटिल डैमेज करता है हमारी सेल्स को, हमारी बॉडी को। दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसमें क्या होता है, मास ऑफ प्लोरीफेटिंग सेल्स कॉल्ड न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो सेल्स होंगे उसको न्यूप्लास्टिक सेल्स बोलेंगे। ये क्या करती हैं, बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती हैं और डैमेज करती हैं आसपास के सारे नॉर्मल टिश्यू को, एक्टिवली डिवाइड होती हैं और नॉर्मल सेल्स को भी न्यूट्रिएंट्स छीन करके खुद को डिवाइड करने में लग जाती हैं। और ये जो लगातार डिवाइड करने की जो प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेसिस। कैंसर सेल्स की जो लगातार डिवाइड करने की प्रॉपर्टी होती है उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर। कॉज क्या है कैंसर के, जरिए देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल में बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। इसमें दीज एजेंट आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। जिन एजेंट से कैंसर होता है उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। इसमें हो जाएगा आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे एंड गामा रे, एंड नॉन आयनाइजिंग हो जाएगा UV रे कॉज DNA डैमेज लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक फॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरे, गामा रे और नॉन आयनाइजिंग में हो जाएगी UV रे जो कि कैंसर कॉज करती है। केमिकल कार्सिनोजन कौन कौन से हो जाएंगे, टोबैको स्मोकिंग जो करते हैं उससे केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट होते हैं जो कि लंग कैंसर करने के लिए मेजरली आइडेंटिफाइड हैं। ठीक है, इसके अलावा कैंसर कॉजिंग वायरस भी होते हैं जिसको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजेंस। इसके पास जो जीन होता है उसको बोलते हैं वायरल ऑन्कोजेंस। सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजेंस, सी ऑन्क और प्रोटो ऑन्कोजेंस हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल। ये सारी नॉर्मल सेल होती है जो कि कुछ सर्टेन कंडीशन में एक्टिवेट हो जाती हैं और फिर सेल कैंसर सेल का ट्रांसफॉर्मेशन करने लगती हैं। कैंसर का डिटेक्शन कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि हाँ वो कैंसरस सेल है, और उसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है।
कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज इन द टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मेरो टेस्ट फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट एंड इन द केस ऑफ द ल्यूकेमिया। ठीक है, यहाँ पे हम बोन मैरो, ब्लड और कुछ सेल से निकाल करके उनका टेस्ट करते हैं कि उसमें सेल इंक्रीज किस रेट से हो रहा है, उस हिसाब से हम पता लगाते हैं कि कैंसरस सेल है या नहीं है। बायोप्सी में क्या किया जाता है, ए पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू का एक छोटा सा पीस निकालते हैं, उसको कट करते हैं बहुत ही पतले पतले सेशंस में, उसको स्टेन किया जाता है और माइक्रोस्कोप के अंदर उसको क्या किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, देखा जाता है कि वो कैंसरस सेल है या नहीं है। ये जो माइक्रोस्कोप में इसको एग्जामिन किया जाता है उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ बाय अ पैथोलॉजिस्ट। इसके अलावा टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी यूज एक्सरे, सीटी यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी और एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। ये सारी चीज़ें भी कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। कंप्यूटर टोमोग्राफी यूजेस एक्सरे जनरेट्स अ 3-dimensional image of the internal of an object. MRI use strong magnetic field and non-ionizing radiations to accurately detect pathological and physiological change in the living tissue. इसके अलावा एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर्स। बाकी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, टोबैको स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर कैसे होता है, जो टोबैको स्मोकिंग करते हैं उनमें लंग कैंसर ज़्यादातर देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट इसका कैसे किया जाता है, इसमें ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, सर्जरी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है और इम्यूनोथेरेपी होती है। रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है, ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मास। सेवरल कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स होती हैं टू किल कैंसरस सेल। इसके अलावा सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट, जैसे कि हेयर लॉस हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ज़्यादातर जो कैंसर होता है वो तीनों के कॉम्बिनेशन से ट्रीट किया जाता है। ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। द पेशेंट आर गिवन सब्सटेंस कॉल्ड biological response modifiers such as alpha interferon which activates their immune system and help in destroying the tumor। अल्फा इंटरफेरॉन जो कि एक्टिवेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को और ट्यूमर सेल्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। अब हमें इस चैप्टर का लास्ट पार्ट देखना है, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़। इसमें क्या दिया हुआ है, द ड्रग्स विच हैव कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कोलॉइड्स। जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं ड्रग्स उनमें से 3 हैं, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड और कोका एल्कोलॉइड। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट, सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई। ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में से मिलते हैं और कुछ फंजाई से मिलते हैं। तो पहले टाइप का हम देख लेते हैं ड्रग ओपियोइड जो है। ओपियोइड आर द ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे आप लिख लेंगे, यहाँ पे ये मेन चीज़ है कि जो है ओपियोइड का रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे प्रेजेंट होता है, दोनों जगह। हेरोइन जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, कॉमनली कॉल्ड स्मैक, इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन विच इज़ अ वाइट odorless bitter crystalline compound. This is obtained by acetylation of the morphine. मॉर्फिन का एसिटाइलेशन किया जाता है जिससे हमें हीरोइन मिलती है। यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है मॉर्फिन का, और ये जो प्लांट दिख रहा है वो ओपियम पॉपी का है जिसके लेटेक्स से हमें क्या मिलता है, ओपियोइड। यहाँ आगे कह रहा है पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम। पॉपी प्लांट का नेम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम। जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, सूंघ के या इंजेक्शन के थ्रू इसको लिया जाता है। हीरोइन क्या है, एक अच्छी डिप्रेजेंट है एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देती है। दूसरा है हमारा कैनाबिनॉइड्स, एक ग्रुप ऑफ केमिकल है, ठीक है, विच इंटरेक्ट विथ कैनाबिनाइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन प्रिंसिपली इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन में प्रिंसिपली इसके जो रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा जो हमारा प्लांट है उसके इन्फ्लोरेसेंस से मेनली ये पाया जाता है। द फ्लावर टॉप्स लीव्स एंड रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट आर यूज टू वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हसिस, चरस एंड गांजा। इस प्लांट के अलग अलग पार्ट से, लीव से, टॉप से क्या क्या अलग अलग जो है
ड्रग्स मिलती हैं जैसे कि marijuana, हरीश चरस गांजा, ये सारी चीज़ें इसी से मिलती है। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन, खाया जाता है या तो ओरल इंजेक्शन किया जाता है। दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। मेनली ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए फिगर किसका दिया हुआ है, यह है कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का, क्योंकि ग्रुप ऑफ केमिकल होता है तो उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और कैनाबिस सटाइवा की ये लीव्स दी हुई हैं जिससे हमें बहुत सारे ड्रग्स मिलते हैं। आगे है लास्ट कोका एल्कोलाइड, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं कोकीन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका। ये किस प्लांट से मिलता है, एरिथ्रोजाइलम कोका से, नेटिव टू साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। ठीक, कोकीन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक कॉमनली से कहा जाता है, यूजली स्नॉटेड, सूंघा जाता है। इट हैज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है। प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकीन कॉज हेलुसिनेशन। अदर वेल नोन प्लांट विथ हेलुसिजेनिक प्रॉपर्टी आर एट्रोपा, बेलाडोना एंड दतूरा। हमें हेलुसिनेशन हो जाता है इस प्लांट की जब स्नॉटिंग करते हैं। इस प्लांट से जो ड्रग बनता है उसकी स्नॉटिंग के वजह से हेलुसिनेशन होता है। इसके अलावा कुछ और भी प्लांट्स हैं जैसे कि एट्रोपा, बेलाडोना और दतूरा, इसमें भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। दीज डेज कैनाबिनॉइड्स आर आल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाई सम स्पोर्ट्समैन। इसके अलावा ड्रग्स लाइक बार्बिटूरेट्स, एम्फेटामिन्स और बेंजोडायाजेपिन्स and other similar drugs, they are normally used as medicine to help patient cope with mental illness and depression like insomnia। डिप्रेशन और इंसोमनिया में या कोई मेंटल इलनेस है किसी पेशेंट को तो ये सारी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। मॉर्फिन क्या होता है, वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर एंड इज़ वेरी यूजफुल टू पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी। सेवरल प्लांट, फ्रूट एंड सीड हैविंग हेलुसिजेनिक प्रॉपर्टी हैव बीन यूज्ड फॉर 100 of years for medicine, religious ceremonies and rituals all over the globe। टोबैको का यूज़ कब से कर रहा है ह्यूमन बीइंग, 400 सालों से टोबैको का यूज़ हो रहा है। इसको स्मोक किया जाता है, चबाया जाता है और स्नफ किया जाता है। इसमें क्या होते हैं, बहुत ही लार्ज नंबर में केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं निकोटीन, जो कि एक एल्केलॉइड है। निकोटीन क्या करता है, एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज़ करवाता है एड्रीनलिन और नॉर एड्रेनालिन। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। Smoking is associated with increased incidence of cancer of lungs, urinary bladder and throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease and gastric ulcer। Tobacco chewing is associated with increased risk of cancer of the oral cavity। Smoking increases carbon monoxide content in blood and reduce concentration of hemo-bound oxygen। This cause oxygen deficiency in the body। इस चैप्टर पे मेन जो याद करने वाली जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं इतनी ही चीज़ें थी। इसके बाद एडोलसेंस और ड्रग एल्कोहल अब्यूज़ इस सारी चीज़ें दी हुई हैं जिसको आप एक बार रीडिंग लगा लेंगे। इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दी हुई है, एक बार थोड़ी थोड़ी लाइन्स को हम देख लेते हैं। द पीरियड बिटवीन 12 to 14 ईयर्स ऑफ एज इज़ अ एडोलसेंस पीरियड। ठीक है, एडोलसेंस पीरियड क्या होता है, 12 से 18 साल के बीच का जो एज होता है उसी को बोलते हैं एडोलसेंस पीरियड। इसमें बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है, एक्साइटमेंट होता है जानने के लिए कि क्या चीज़ क्यों होती है, किस चीज़ को क्यों मना किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है जानने के लिए हर चीज़ की। तो उसमें बच्चे जो है खेल खेल में या ट्राई करने के लिए, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए अल्कोहल का या और किसी चीज़ का यूज़ करने लगते हैं। फिर आइए देख लेते हैं एडिक्शन और डिपेंडेंस क्या होता है। एडिक्शन इज़ अ साइकोलॉजिकल attachment to certain effect such as euphoria and as temporary feeling of well-being associated with drug and alcohol abuse। इसके अलावा डिपेंडेंस क्या होती है, डिपेंडेंस इज़ अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of the drug school is abruptly discontinued। ठीक है, इसमें कैरेक्टर आते हैं एंजाइटी के, सेकीनेस के, नॉसिया और स्वेटिंग होती है विच में भी रिलीव्ड व्हेन यूज इन रिज्यूम्ड अगेन। जब दोबारा से उसको ले लिया जाता है तो बॉडी फिर नॉर्मल हो जाती है, इसको डिपेंडेंस बोलते हैं। यहाँ पे जो ड्रग है एल्कोहल अब्यूज़ है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं तो चलिए देखते हैं। साइड इफ़ेक्ट दिया हुआ है फीमेल्स में। फीमेल्स में क्या होगा, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग होगी, डिप्रेशन होगा, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड द बॉडी, इनलार्जमेंट ऑफ द
क्लाइटोरिस, डीपनिंग ऑफ वॉइस। और मेल्स में कौन कौन से कैरेक्टर आएंगे? एक्ने होगा, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, रिडक्शन इन साइज ऑफ द टेस्टिकल्स, डिक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, प्रीमेच्योर बॉल्डनेस एंड इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये सारे जो साइड इफेक्ट थे मेल और फीमेल में, ये चीज़ें देख लीजिए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में दी हुई है, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, बच्चे के ऊपर भी कोई भी प्रेशर ऐसा ना बनाइए कि उसको ऐसा कोई कदम उठाना पड़े। इसके अलावा इसमें एजुकेशन एंड काउंसलिंग, सबको एजुकेट करना चाहिए। ड्रग एल्कोहल अब्यूज़ के जो नुकसान है उसके बारे में बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पेशेंट्स, अगर किसी बच्चे को ये एडिक्शन हो गया है तो उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो साथी हैं, उसके जो टीचर्स हैं, उसको हेल्प करनी चाहिए। लुकिंग फॉर डेंजरस साइंस, पेरेंट्स को इसके बारे में अलर्ट रहना चाहिए। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, मतलब कि प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प लेना चाहिए अगर बात बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है तो इस तरीके से आज के इस सेशन में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की सारे के सारे फिगर्स, सारे के सारे एक एक लाइंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जांपल्स, डिजीज़ेस सब कुछ देख लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लेलिस्ट सेशन में आपको एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एनसीईआरटी शॉर्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी जहाँ से आप बहुत ही कम टाइम में अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।